नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम डालेंगे नजर बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बताएंगे कैसे पानी को लेकर दो राज्यों के बीच मचा घमासान। अब क्या करेगी केंद्र सरकार। फिर बताएंगे कि क्यों हिंदी बनाम तमिल की लड़ाई के बीच स्टालिन को होने लगी वंदे भारत से भी दिक्कत। फिर बताएंगे आखिर क्यों 500 गाड़ियों का काफिला लेकर तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे युवा। उसके बाद बात होगी दिल्ली का खजाना भरे रहे, उसके लिए कैसे एक्शन में आई बीजेपी। आखिर में बताएंगे कैसे मोदी सरकार ने करी केदारनाथ यात्रा भक्तों के लिए और ज्यादा आसान। एक नदी दो राज्य। नदी के बंटवारे को लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद गहराता जा रहा है, जिसके बाद अब ये मामला केंद्र सरकार तक पहुंच चुका है, जहां दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने दावों को मजबूती से पेश कर रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच ये विवाद कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर कृष्णा नदी के जल का न्याय संगत आवंटन सुनिश्चित करने की अपील की। रेड्डी ने तर्क दिया है कि चूंकि कृष्णा बेसिन का 70% हिस्सा तेलंगाना में है, इसलिए राज्य को 70% जल आवंटित किया जाना चाहिए। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के जल संसाधन मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी की ओर से लगाए गए जल शोषण के आरोपों को खारिज कर दिया। नायडू ने स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश अपने आवंटित हिस्से के अंदर ही कृष्णा नदी के जल का इस्तेमाल कर रहा है और अलग से पानी के उपयोग के आरोप निराधार है। बता दें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच बढ़ते तनाव की वजह से इसमें केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है, ताकि इस विवाद का स्थायी समाधान निकाला जा सके, क्योंकि इसमें दोनों राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित जल वितरण की जरूरत महसूस की जा रही है। हिंदी बनाम तमिल की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लगातार इसे तूल दे रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तमिल भाषा को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगाया, जिसका बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिल भाषा से वास्तव में प्रेम है, तो ये उनकी नीतियों और कामों में क्यों नहीं दिखता। साथ ही ट्रेनों के नामों पर आपत्ति जताते हुए लिखा कि तमिलनाडु की ट्रेनों पर संस्कृत नाम जैसे अंत्योदय, तेजस और वंदे भारत लगाने की बेतुकी आदत को खत्म करें। इन ट्रेनों के नाम तमिल में रखे जाएं, जैसे चिमोजी, मुथुनगर, वेगई, मलाकोटाई आदि। स्टालिन ने कहा कि तमिल के लिए वास्तविक समर्थन केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ठोस कदमों से दिखना चाहिए। तो सरकार पर उनके इन आरोपों पर बीजेपी नेता अन्नामलाई ने भी जमकर पलटवार किया। बीजेपी ने तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई ने स्टालिन को सवालों में घेरते हुए एक्स पर लिखा कि जब आप राज्य और केंद्र में सत्ता में थे, तब आपने तमिल भाषा को तमिलनाडु की सीमाओं के बाहर फैलाने के लिए क्या प्रयास किए थे? क्या किसी ने डीएमके को इसे करने से रोका था? उन्होंने ये भी याद दिलाया कि तमिल विकास केंद्र कार्यक्रम पहले ही एआईएडीएमके सरकार द्वारा शुरू किया गया था और उन्होंने स्टालिन से इस कार्यक्रम को जारी रखने के उनके प्रयासों के बारे में भी सवाल पूछा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की युवा चौपाल में शामिल होने के लिए 500 वाहनों के काफिलों में 3000 आरजेडी कार्यकर्ता पटना के लिए रवाना हुए। इसी कड़ी में युवा आरजेडी के महासचिव विनोद यादव ने मीडिया से बातचीत करी। पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर बताएंगे कि क्यों चुनाव से पहले आरजेडी कर रहे युवाओं का महाजुटान। देखिए, आज जो हम आपको पहले बोलते थे कि आगामी 5 मार्च को, तो आज तो आगामी नहीं रहा, आज तो 5 मार्च है और युवा साथियों के साथ अब पटना जाने के लिए मैं तैयार हूं और मेरे सारे युवा साथी जो है पटना जाने के लिए युवा चौपाल के लिए तैयार हैं। आप यहाँ मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि कम से कम दिखाइए कि जो हमारा गया जिला से जनसैलाब जा रहा है युवाओं का पटना युवा चौपाल में, तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, दवाई के लिए, सिंचाई के लिए, कार्रवाई के लिए, ये तमाम तरह की जो योजनाएं रही हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव की। और आज जो मिलर स्कूल से सबको वो संबोधन करेंगे और संबोधन के माध्यम से एक मैसेज देंगे युवाओं में कि आप लोग गली गली, चौराहों पर, टोलों में, गांवों में, कस्बों में, शहरों में जाओ और जा करके जो हमने 17 महीने में, मैं अपने 17 महीने के जब मैं उप मुख्यमंत्री था अपने कार्यकाल में, जो मैंने 2020 के मैनिफेस्टो में कहा था कि पहली कलम से पहली कैबिनेट में 20 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा।
जब मेरी 17 महीने की सरकार बनी तो तकरीबन 6 लाख सरकारी नौकरियां हमने देने का काम किया। अगर यह सरकार मेरी 60 महीनों की होती तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कम से कम चौगुनी नौकरी, सरकारी नौकरी देने का काम हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी करते। चूंकि ये नौकरी देने लगे, रोजगार देने लगे, तो अन्य पार्टियों को काफ़ी पीड़ा हुई और इनको पुनः जो है गठबंधन की सरकार से हटा करके एनडीए की सरकार बनाने का षड्यंत्र किया गया। और आज जो युवा का चौपाल है, उस चौपाल में ये मैसेज देना है कि मेरा 2025 में जब हम चुनाव में जाएंगे तो किस प्रकार जाना है, क्या क्या हमारी योजनाएं रहेंगी। माई बहन योजना, जिसमें माता एवं बहनों को सम्मान के रूप में 2500 रुपये दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन योजना, जिसको 400 से बढ़ा करके 1500 किया जाएगा। 200 यूनिट बिजली बिल फ्री मिलना है। तो ये तमाम तरह की जो है योजनाएं दी जाएंगी। सौगात रहेगी 2025 विधानसभा की, जिसकी हमारी घोषणा आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा चौपाल के माध्यम से मिलर हाई स्कूल से करेंगे। आज हम लोग पटना मिलर हाई स्कूल में जो हम लोग के प्रस्तावित प्रोग्राम था, आज 5 तारीख को हम लोग गया से विनोद यादव जो प्रधान महासचिव, उनके नेतृत्व में कम से कम 500 गाड़ी के साथ और 3000 से ऊपर जनसंख्या के साथ, युवाओं का जनसंख्या के साथ हम लोग पटना निकल रहे हैं अभी 10 मिनट में। और एक ये तय करेगा, गया का भविष्य तय करेगा, युवाओं का भविष्य तय करेगा। और जो तेजस्वी यादव का जो हम लोग मान चुके हैं कि अब वो माने हैं आइकॉन है बिहार के युवाओं का, आज इस भीड़ से पता चल रहा है कि युवा का अगर कोई नेता है बिहार में तो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। आज इतने शानदार, आज मात्र 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने किया 5 लाख नौकरी, आज युवा गदगद है और युवा का चाहत है कि वो अभी 2025 में तेजस्वी यादव गद्दी पर बैठे। जैसा कि आप सर्वे में भी आप लोग जान रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री का पूरे बिहार में अगर कोई चहेता है, बनने का मन लायक है, जो सर्वे आया है, वो ऐसे भी तेजस्वी यादव हैं और हम लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। आज हम लोग दिखा देंगे और दशा दिशा 2025 का बदलेगा। आज तेजस्वी यादव उद्घाटन करेंगे युवा चौपाल का गीता काट करके, और वहाँ से युवाओं का भी सौगात देंगे। युवा, उनको कहना है कि युवा ही राज करेगा, तो हम लोग उनसे उम्मीद भी करते हैं कि हमारे विनोद भैया हैं और भी लोग हैं, तो युवाओं का मौका मिलेगा। आज इसकी घोषणा भी तेजस्वी जी करेंगे। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में आरजेडी की युवा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हुए। इस कार्यक्रम में तेजस्वी ने युवाओं से सीधा संवाद किया और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। तेजस्वी यादव अपने दौरे के दौरान लगातार युवाओं से संवाद करते रहे और इस चौपाल में भी तेजस्वी ने आरजेडी के युवा कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने के टिप्स दिए। बिहार के विभिन्न जिलों से युवा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पटना पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी की आगामी रणनीति, चुनावी तैयारियों और युवा नेतृत्व की भूमिका पर चर्चा की गई। आरजेडी ने इस चौपाल के जरिए युवाओं को पार्टी से जोड़ने और उनके विचारों को जानने की भी कोशिश करी। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई घोषणाएं की थी, जिनमें गरीबों, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, युवाओं आदि के लिए विशेष योजनाएं शामिल है। पार्टी इन योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। ऐसे में बीजेपी के सामने दिल्ली का बजट अपने आप में ही बड़ी चुनौती है। वहीं दिल्ली का खजाना भरा रहे, उसके लिए पार्टी अब एक्शन में आ गई है। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है। खजाना भरा रखने के लिए सभी विभागों ने बजटीय तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंद्र सिंह इंदिराज ने अपने अपने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। बैठक में मंत्रियों ने न सिर्फ अपने विभागों की चल रही योजनाओं पर चर्चा की, बल्कि लंबित योजनाओं और भविष्य में लागू करने वाली योजनाओं के बारे में भी गहन विचार विमर्श किया। इसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो बीजेपी के संकल्प पत्र के साथ बजट का तालमेल बिठाए। सरकार हर सूरत में वादों को पूरा करती नजर आनी चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड को बड़ा तोहफा मिला है। केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जिससे भक्तों की यात्रा आसान होने वाली है।
मोदी सरकार ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनेगा, जिसमें 4081 करोड़ रुपए खर्च होगा। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इसे बनाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, वो घटकर 36 मिनट की हो जाएगी और इसमें 36 लोगों के बैठने की क्षमता भी होगी। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया। नमस्कार।